Hello friends, first of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा topic है probability for class 12 for CBSE board, UP board and all the state boards जहाँ पे ये chapter probability include है. ओके सो आज हम इस वीडियो में सभी जितने भी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक सभी क्लियर करेंगे. ओके ओनली इन वन वीडियो. ओके तो टॉपिक्स हो जाएंगे हमारे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वेज थ्योरम एंड फॉर्मूलेस लेंगे विद एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम क्वेश्चंस लेंगे. पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे. ओके फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा चैप्टर in one video we are about to see here. Okay so chapter का नेम क्या है? probability and this is also important for competitive exam. बहुत important topic है this is probability. Okay so start करते हैं. देखो चैप्टर का नेम क्या है? प्रोबेबिलिटी. ठीक है अब हम एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स प्रोबेबिलिटी. क्या होती है प्रोबेबिलिटी? देखो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी भी चीज की चांस होना, वही हमारी प्रोबेबिलिटी है. जैसे कि एक क्लास है, ठीक है तो एक क्लास में राम है. राम एक स्टूडेंट है क्लास में. ओके बिलो देन एवरेज है. अब बोला जा रहा है कि जो राम है वो पास हो सकता है, उसके पास होने के चांसेस हैं 50% चांस है कि वो पास हो सकता है. ठीक है तो राम के पास होने के चांस कितने हैं? पासिंग जो परसेंटेज है ना राम की, कि राम पास हो जाएगा, कितनी है? 50%. ठीक है 50% चांसेस है कि राम पास हो जाएगा. ये है हमारे पास राम की चांसेस, राम की प्रोबेबिलिटी कि राम पास हो जाएगा 50%. अब राम के चांस है फेल होने के कितने परसेंट? देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. ठीक है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. बोला जा रहा है कि राम जब पास होगा, राम के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी चांस है कितने परसेंट है? 50%. तो 50% चांस ये है कि वो फेल हो जाएगा. यानी फेल होने के चांसेस कितने हैं? 50%. वो पास हो भी सकता है 50% और पास नहीं भी हो सकता है. ठीक है तो देखो यही पे बात आती है. ये आता है हमारे पास probability of A plus probability of complement of A equals to में 1. ठीक है ये हमारा फॉर्मूला होता है. ये एक प्रोबेबिलिटी, देखो ये इवेंट होने को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है यानी कि इवेंट हो रही है, प्लस ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये क्या बताता है? नॉट हैपनिंग of event A कि ये नहीं है. तो ये जो टोटल सम क्या आएगा इन दोनों का? किसी भी चीज के चांसेस होने की चांसेस होना प्लस ना होना किसके इक्वल होता है? 1 के. क्या हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है. समझ गए आप? अगर कोई भी चीज हो रही है प्लस नहीं हो रही है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी. ओके यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. तो 50% तो राम चांस परसेंट है कि वो पास हो जाएगा, प्लस 50% है कि वो फेल हो जाएगा. इक्वल्स टू में आ गया 1. ये परसेंट को हम किस में चेंज कर देंगे? देखो परसेंट को रिमूव करने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे. तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. तो 1/2 क्या आ गया? अब हमारी ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई. तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू प्लस ना होने के चांसेस भी 50% है, इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1/2 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है तो ये हमारे अगर कोई इवेंट हो रही है तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस अगर इवेंट नहीं हो रही, इफ इवेंट इज नॉट हैपनिंग तो वी विल रिप्रेजेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में 1. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका. ठीक है तो आप क्या समझे प्रोबेबिलिटी का मतलब?
किसी भी चीज के चांसेस होना, कितने परसेंट है कि वो काम होगा, कितने परसेंट चांसेस है कि वो काम नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। जब हम डाई को थ्रो करेंगे ना, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, यानी जो भी इवेंट हो रही है उसके टोटल रिजल्ट सैंपल स्पेस में आएंगी। ठीक है, उसमें लाई करेंगे सैंपल स्पेस में। तो अब जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है, आपने लूडो खेला होगा, उसके अंदर डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, हमें 1 मिल सकता है, ठीक है, हमें 2 मिल सकता है, हमें 3 मिल सकता है, हमें 4 मिल सकता है, हमें 5 मिल सकता है, हमें 6 मिल सकता है ऑन द डाई। ये हमारे टोटल पॉसिबल रिजल्ट को शो कर रहा है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल जो हमारी इवेंट हो रही है ना उसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट मिलेंगे जो हम किसी डाई को थ्रो करेंगे। अब हमसे बोला जा रहा है कि एक इवेंट है, ठीक है, इवेंट क्या है, इवेंट ए है कि डाई पर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हमें 3 शो हो रहा है डाई पर। तो अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन number of total number of आउटकम। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमने क्या बोला, हमने जब डाई को थ्रो किया तो हमें 3 चाहिए था, 3 चाहिए था, तो हमें जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 है। कितने, तो 3 तो हमें एक ही टाइम मिलेगा ना, 1 टाइम ही मिलेगा। जब हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो 3 हमें 1 टाइम मिलेगा। तो फेवरेबल कितने टाइम फेवरेबल आउटकम हो गए, 1 टाइम। ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर कितने हो गए जो हमें आउटकम मिले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल आउटकम हुआ हमारी, क्या आ गया 1/6। और यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट वी गॉट 3 ऑन द डाई। समझ गए आप, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे ना तो हमारे पास 2 रिजल्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक हेड एक टेल। ठीक है, क्या मिल, अब सैंपल स्पेस क्या कहता है, सैंपल स्पेस का मतलब जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसमें ही आएंगे, सैंपल स्पेस में ही टोटल रिजल्ट मिल जाएगा जो भी हम इवेंट कर रहे हैं। तो इवेंट क्या हो रही है, कॉइन को टॉस करने की, हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेंगे, हेड और टेल। ठीक है, क्या मिलेंगे, हेड और टेल। ओके, अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें इवेंट है एक जिसके अंदर हमें हेड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें हेड चाहिए ना, हेड क्या हो जाएगा, 1 टाइम ही तो मिलेगा। जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड तो 1 टाइम ही मिलेगा। ओके, और अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम तो 2 ही है ना हमारे पास, तो हमें आउटकम मिले एक हेड एक टेल मिल सकता है। तो ये हो जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ tossing, flipping a coin and getting head on the coin। so ये हो जाएगा this is equals to half, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल। ओके, अगर हम टेल की फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन द कॉइन, तो इट विल बी आल्सो इक्वल टू हाफ, ये भी हाफ के इक्वल हो जाएगा क्योंकि 50% चांस है हमारे पास कि हेड आए। ठीक है, और 50% चांस है हमारे पास टेल आई, तो ये भी सेम हो जाएगा, हेड और टेल दोनों की 50-50% चांसेस हैं। ओके, तो आप समझे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो
देखो प्रोबेबिलिटी में आप सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के होने के चांस होना, कितनी परसेंट चांस है कि ये काम हो रहा है और कितने परसेंट चांस है कि ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसमें? कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे जहां पे भी काम नहीं हो रहा है, इवेंट नहीं हो रही है। ओके, अब हमारे पास सैंपल स्पेस की बात की जाए, सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट हो रही है उसके टोटल आउटकम क्या है, टोटल रिजल्ट किस में आएगा? बिलोंग करेगा सैंपल स्पेस में। जैसे कॉइन को टॉस किया तो रिजल्ट क्या आया? हैट और टेल, दोनों सैंपल स्पेस में लाई करेंगे। ठीक है, फिर इवेंट, तो जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हमें क्या एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने डाई को थ्रो किया, एक्सपेरिमेंट किया, अब हमारे पास एक इवेंट है कि डाई पर 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? 3 आना ही डाई पर फेवरेबल आउटकम है। ये क्या है? फेवरेबल इवेंट। और टोटल आउटकम क्या होता है? जितने भी टोटल रिजल्ट होते हैं, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कितने आ गए? 6 आ गए ना रिजल्ट। यही तो 6 रिजल्ट है हमारे पास। ये 6 रिजल्ट है अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो बस अब तो प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी देख लिया। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विच इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, क्या है? इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू फाइंड द likelihood of an event happening, knowing that another related event has already occurred. देखो, कंडीशनल थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास 2 इवेंट दे रखी होंगी। ठीक है, 2 इवेंट दे रखी होंगी, लेकिन कंडीशन होगी कि एक इवेंट पहले ही हो चुकी होगी। ठीक है, और दूसरी इवेंट की हमें क्या डिफाइन करनी है? प्रोबेबिलिटी, लेकिन गिवन होगा कि दूसरी इवेंट पहले ही हो चुकी होगी। एक 2 इवेंट दे रखी होंगी जो दोनों सैंपल स्पेस से मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। ओके, और एक इवेंट पहले ही हो चुकी होगी। ठीक है, तो कंडीशन देखना ये वाली कि क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि एक इवेंट हो चुकी है, तब आप कंडीशनल थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन वी, ये हमारे पास, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, लेकिन कब? when event v has happened, जब इवेंट v हो गई होगी तब। ओके, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ a and v, a intersection v over probability of event v equals to में number of event a and event b upon number of event v। ठीक है, जो भी इवेंट हो गई होगी उसको हम अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, उसको हम अपॉन में शो करेंगे, एज अ डिनोमिनेटर शो करेंगे हम। ठीक है, अगर हमारे पास इवेंट ये दे रखा है v गिवन a है, तो अब हम क्या लिखेंगे? v इंटरसेक्शन a, ये तो बात एक ही है। b इंटरसेक्शन लिख लो a, या फिर a इंटरसेक्शन v लिख लो, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं b इंटरसेक्शन a को a इंटरसेक्शन b, लेकिन अब हमें दे रखा है नाउ इवेंट a हैज ऑकर्ड, अब a हो गई है, तो अब हम a को लिखेंगे अपॉन में, एज अ डिनोमिनेटर हम उसी को शो करेंगे। This event has happened, जो हो गई होगी उसको हम अपॉन में शो करेंगे। तो आप समझे कंडीशनल थ्योरम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास 2 इवेंट दे रखी होंगी जिसमें से एक इवेंट हो गई होगी, तो हम क्या यूज करेंगे? कंडीशनल थ्योरम। इसका हम इसके बेसिस पे एग्जांपल लेंगे अभी। एग्जांपल हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है ऑन रोलिंग अ डाई। ठीक है, एक डाई को हम रोल कर रहे हैं। What is the probability of rolling a 4? अब हमें क्या बताना है? हमें probability फाइंड करनी है कि डाई पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ओके, given that the roll was an even number, हमें ये दे रखा है कि जो रोल है यानी इवन नंबर दे रखा है। तो बोला था ना कि 2 इवेंट दे रखी होंगी। ठीक है, एक इवेंट हमारे पास क्या है? एक इवेंट ए है, तो इवेंट ए क्या है? एक इवेंट ए है
which is rolling a 4 on the die. ठीक है, एक हमारे पास क्या है इवेंट which is event A which says rolling a 4 on the die कि हमें डाई पर 4 मिल रहा है. ठीक है, इवेंट V क्या है हमारे पास जो हमें दे रखी है, क्या है the roll was an even number. क्या है, even number होने की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है जो हमारे पास B है और इवेंट A क्या है 4 है. अब आपने देखा कि हमारे पास जब हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में रिजल्ट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6. ये हमारे टोटल आउटकम है जब हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है कि हमें 4 मिल रहा है. क्या मिल रहा है 4. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करनी है. ठीक है, क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो कितनी बार 4 मिलेगा 1 टाइम. तो नंबर ऑफ हैविंग 4 ऑन द डाई इज 1. ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम. तो अब हमने जो भी जब हमने डाई को थ्रो किया तो कितने रिजल्ट मिले 6 रिजल्ट मिल गए. तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. ओके, हमें क्या फाइंड करना है, फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब हो जाएगा द रोल वाज एन इवन नंबर, कि रोल क्या था इवन नंबर. तो अगर हम इवेंट बी देखें, ठीक है, तो इवेंट बी में कितने रिजल्ट मिलेंगे, इवन नंबर शो कर रहा है. तो इवन नंबर हमारे पास 2 4 6 2 4 6. अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. तो हमारे पास बोला जा रहा है ना कि हमें इवन नंबर मिल रहे हैं. ठीक है, तो इवन नंबर कितने मिल रहे हैं 1 2 3 और अपॉन टोटल आउटकम कितने 6, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच आर 3. तो ये हो जाएगा 1/2, हाफ हो गया. ठीक है, अब हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है. ठीक है, जो दोनों में कॉमन है. तो हमारे पास इवेंट ए आई थी. ठीक है, क्या आया था इवेंट ए रोलिंग अ 4 ऑन द डाई. तो 4 जो हमें चाहिए डाई पर तो केवल 1 टाइम ही आएगा. तो इवेंट ए क्या है 4. ठीक है, और बी क्या है 2 4 6. इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इवेंट ए की आई 2 और इंटरसेक्शन बी की आई हमारे पास इवन नंबर 2 4 6. दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या है 2 है. यही हमारा इंटरसेक्शन बताता है. ठीक है, दोनों में कॉमन. ऐसे ही अगर हम ये हमारे पास एक है a कॉमा b. ठीक है, इंटरसेक्शन ये है v कॉमा c कॉमा d. अब बताओ दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा. तो देखेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं. ठीक है, तो क्या है b तो दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है, तो b आ गया रिजल्ट. इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि दोनों में कॉमन होना. ठीक है, तो बस दोनों में कॉमन है, क्या है 2. तो ये आ गया हमारे पास a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू में 2. अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन b की, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम क्या है ओनली 1 अपॉन टोटल आउटकम 6. ठीक है, क्योंकि अब हमें कंडीशनल थ्योरम का यूज करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो वो कब यूज होगी, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्यों, क्योंकि हमें इवेंट ए फाइंड करना है ना. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 4. तो जो इवेंट ए है वो रोलिंग अ 4 की तो इवेंट है, तो हमें ए फाइंड करनी है. लेकिन कंडीशन है गिवन दैट द रोल वाज एन इवन नंबर. हमें ये कंडीशन दे रखी है इवेंट बी की कि ये हो चुकी और होने की क्या है द रोल वाज एन इवन नंबर. तो आप समझे कंडीशनल थ्योरम कब यूज करेंगे, जब हमें किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी लेकिन दूसरी इवेंट हो चुकी होगी और जो हो गई होगी उसको अपॉन में लिखेंगे एज अ डिनोमिनेटर. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. अब दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड क्या करी है 1/6. क्या है 1/6 ओवर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी. तो इवेंट बी की हमने क्या फाइंड की थी 1/2. ठीक है, ये क्या
हो जाएगा 1/3 कैंसिल करके 1/3 आ गया। ओके, अब हमने आपको बोला था ये जो फॉर्मूला है ये इसके भी इक्वल होता है, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए एंड इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट बी। तो नंबर कितने हैं इन दो, जो इवेंट ए एंड बी इवेंट क्या है हमारे पास, जो हमने देखा था ए एंड बी केवल 2 है ना, केवल 2 मिला ना, तो इसके कितने नंबर है 1, लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है 1 लिख दो, अपॉन में नंबर ऑफ इवेंट इन वी, कितने हैं वी में, वी हमें क्या मिले थे 1 2 3, 1/3। तो देखो ये भी 1/3, ये भी 1/3, देख समझ लिया कंडीशनल थ्योरम का फॉर्मूला। और कंडीशनल थ्योरम कब यूज करेंगे, जब दो इवेंट दे रखी होंगी जिसमें एक इवेंट हो चुकी होगी, ठीक है, और दूसरी इवेंट की हमें चांस यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तब हम कंडीशनल थ्योरम का यूज करेंगे। आपको दे रखा होगा गिवन दैट इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अदर टॉपिक। सो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पर कुछ फॉर्मूलेस हैं। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज है ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सैंपल स्पेस गिवन अपॉन गिवन इवेंट, यानी कि सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन इवेंट, ठीक है। ये जो एस क्या है, ये एस डिनोट कर रहा है सैंपल स्पेस को, और एफ क्या है, ये इवेंट है, ठीक है। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन इवेंट एफ इक्वल्स टू 1, यानी कि ये जो दोनों इवेंट है वो दोनों इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 की। कैसे इक्वल होगा, देखो हमारे पास सैंपल स्पेस का मतलब जो भी हम इवेंट कर रहे हैं ना उसमें टोटल रिजल्ट बिलोंग करेंगे सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो जैसे कि हमने जब डाई को थ्रो किया तो उसमें सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 यही है हमारे आउटकम अगर हम डाई को थ्रो करेंगे देन। ओके, अब एक है हमारे पास इवेंट एफ जिसमें बोला गया है इवन नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो इवन नंबर 2 4 6। अब हमसे बोला जा रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ ये हमें किसके इक्वल दे रखा है 1 के इक्वल। तो ये 1 के इक्वल कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन इवेंट एफ ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड इंटरसेक्शन एफ ओवर फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ठीक है। तो अब हमें क्या है इन दोनों में से इंटरसेक्शन का मतलब इसमें से हमें कॉमन बताना है, ठीक है। एस इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, तो एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट 2 2 4 4 6 6, तो कॉमन एलिमेंट्स आर 2 4 6। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम 6 है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/2। तो इसको हम किससे इसकी जगह हम क्या क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ 1/2 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो एफ क्या है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी जब चेक करेंगे हम तो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है 3 अपॉन टोटल आउटकम क्या है 6, तो ये 1/2 आ जाएगा, दोनों इक्वल क्या आ गया 1। बस यही तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन इवेंट एफ किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। ओके, तो बताया कैसे इक्वल होगा 1 के, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा 1 के इक्वल, बिकॉज दोनों सेम इवेंट है। अगर हम एफ में से एफ को ही कॉमन करेंगे इंटरसेक्शन तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसके इक्वल आ गया 1 के। फिर है एडिटिव रूल। एडिटिव रूल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वी गिवन एफ इक्वल्स टू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। लेकिन अगर डिसजॉइंट इवेंट है, ठीक है, ए और बी कैसी हैं डिसजॉइंट इवेंट हैं, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0 और केवल फिर ये हो जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा 0, ठीक है।
फॉर्मूला यहाँ तक ही हो जाएगा। अगर डिसजॉइंट इवेंट है ए एंड बी देन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिसजॉइंट है यानी ए और इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास थर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी इक्वल्स टू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, जब कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो बस इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बेस पर। थ्री फॉर्मुलेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखो ए रूल इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये एक रूल है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इवेंट्स, यानी कि जो हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि जो हमें क्या डिस्क्राइब करता है, जब दो या दो से मोर देन टू, दो से ज्यादा इवेंट एक साथ हो रही है, ठीक है, एक ही समय में। ओके, क्या बता रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल? ये प्रोबेबिलिटी में एक रूल है, जब दो, ठीक है, टू या मोर देन टू, दो से ज्यादा इवेंट एक ही टाइम में हो रही हैं, तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो आपने क्या देखा, क्या है, जब दो इवेंट, इसके अंदर एक ये है टू और मोर देन टू इवेंट्स, ठीक है। याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट क्या हो रही है एक ही टाइम में, ठीक है, तो क्या है एक ही टाइम का मतलब साइन, ये दे रखा है एट द सेम टाइम में होंगी साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक ही समय में। कैसे? जैसे कि एक के बाद एक, वन आफ्टर वन। ओके, और जो भी इवेंट होंगी ना वो कंटिन्यूअसली होंगी, सक्सेसिवली होंगी, ठीक है, यानी उनकी जो भी इवेंट हो रही है ना वो कंटिन्यूटी हो रही है, उनकी जो इवेंट होने की कंटिन्यूटी है, जैसे पहले एक हुई फिर दोबारा हुई एक ही टाइम में। तो याद रखना, जब आपको दो या दो से ज्यादा इवेंट दे रखी है, एक ही टाइम में हो रही है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली हो रही है, तो ये दो वर्ड है, तो याद रखना ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, अब एक बात और, ये जो इवेंट है ना ये डिपेंडेंट हो सकती है, दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट डिपेंड हो सकती है, डिपेंडेंट, और दूसरा केस है जब ये इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो एक हमारे पास केस है जब इवेंट कैसी है, डिपेंडेंट, ठीक है, कैसी है, डिपेंडेंट। दूसरा केस है जब इवेंट कैसी है, इंडिपेंडेंट। देखो डिपेंडेंट क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्या होती है। डिपेंडेंट का मतलब जैसे कि दो इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट है हमारे पास, आपने देखा है डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं डेक ऑफ कार्ड्स का। तो डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो अब हमसे बोला गया, हमें दे रखा है कि उसमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक कार्ड हमने क्या करा, ड्रॉ कर लिया। जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो किसका है, किंग का है, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग, किंग कार्ड। तो किंग के जो कार्ड होते हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं किंग के। हमसे बोला जा रहा है कि दो इवेंट हो रही हैं, पहली इवेंट में किंग का कार्ड निकाला जा रहा है, सेकंड इवेंट में फिर से किंग का कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट है। क्यों है डिपेंडेंट, क्योंकि जब फर्स्ट इवेंट हुई, जब फर्स्ट इवेंट हुई तो इसने दूसरी इवेंट के आउटपुट को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, देखो 52 कार्ड थे, ठीक है, हमने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया। जब हमने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया तो इसके अंदर से किंग का जो हमने कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है, क्योंकि 4 कार्ड होते हैं किंग के, हमने 4
एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया विच इज ऑफ किंग, कितने में से 52 में से। तो ये आ गया हमारे पास कि एक जो हमारे पास किंग के कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब हम दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमें उस कार्ड को दोबारा से वहीं पे नहीं पुट करना है, ठीक है, हमने विदाउट रिप्लेसमेंट यानी जब हमने उसको ड्रॉ कर लिया तो ड्रॉ कर ही लिया, अब वापस से उसमें नहीं रखना है, पुट नहीं करना है। ओके, तो इसमें एक वर्ड है विच इज विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जब भी आ रहा है वो कैसी है, डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट है। तो इस केस में देखो अभी जब हम दूसरी इवेंट का हो रही है तो दूसरी इवेंट में हम किंग का कार्ड निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब जब हमने एक कार्ड निकाल लिया तो कितने कार्ड बचे, पहले 52 थे ना, अब कितने बचे, 51 बच गए, क्योंकि एक कार्ड तो हमने ड्रॉ कर लिया, उसमें से दोबारा से बैक हमने नहीं पुट किया, विदाउट रिप्लेसमेंट दे रखा है, उसके अंदर रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। और अब कार्ड जो किंग के कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन एक कार्ड हम पहले ही ड्रॉ कर चुके, तो अब कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। तो दूसरी इवेंट को क्या लिखेंगे हम, दूसरी इवेंट हमारे पास बी है गिवन, ए हम पहले ही निकाल चुके, ठीक है। ये जो है बी, हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बी एक कार्ड हम किंग का निकाला है, लेकिन ये ए पहले ही हो चुकी है क्योंकि हम एक कार्ड निकाल चुके हैं किंग का, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये आ जाएगी 3/51, ठीक है, क्योंकि किंग के कार्ड 3 है, 3 कार्ड्स ऑफ किंग आर लेफ्ट एंड टोटल कार्ड्स आर 51, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, जब फर्स्ट इवेंट हो रही है तो इसने सेकंड इवेंट दूसरी इवेंट के आउटपुट को चेंज कर दिया। अभी 52 कार्ड्स ले रहे थे हम, बट अब उस कार्ड को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास 51 कार्ड्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो समझ गए, जब हमारी एक इवेंट दूसरी इवेंट के आउटपुट को चेंज कर रही है तो वहां पे डिपेंडेंट इवेंट होगी, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट का मतलब जब एक इवेंट हो रही है तो ये दूसरे इवेंट को दूसरी इवेंट के आउटपुट को चेंज नहीं करेगी, ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेपरेटली अलग अलग हो रही है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि हमने बोला एक कॉइन को 2 टाइम्स फ्लिप किया जा रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स उसको टॉस किया जा रहा है, तो देखो दोनों बार उसमें क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है, दोनों बार हेड आ रहा है। तो जब हमारे पास इवेंट फर्स्ट है, क्या है, हमें हेड मिला, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आउटकम क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें, आउटकम जो मिलेगा जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा, 2 कंडीशन 2 आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें चाहिए हेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमारी दूसरी इवेंट है, फिर से इसको उसी टाइम में उसको टॉस किया जा रहा है कॉइन को, फिर हमें हेड मिल रहा है, तो अब तो बात तो अलग हो गई ना, उसने आउटपुट को चेंज नहीं करा। अगर जब पहले हमने कॉइन को टॉस किया तो उस कॉइन को टॉस करने से सेकंड कॉइन के टॉस करने का आउटपुट चेंज नहीं हुआ, 2 ही केस हमें पहले मिलेंगे, 2 ही आउटपुट हमें फर्स्ट इवेंट में मिले और 2 ही आउटपुट हमें सेकंड इवेंट में मिलेंगे, ठीक है। आउटपुट चेंज नहीं होगा इसका, क्योंकि हम कॉइन को टॉस करेंगे, कितने टाइम्स भी कर ले आउटपुट वही मिलेगा, हेड और टेल, ठीक है। वो हमें देखना है कि हमारी फेवरेबल इवेंट कौन सी है। तो आप समझ गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती है। जब डिपेंडेंट इवेंट होती है जब हम जिसके होने से दूसरी इवेंट का आउटपुट चेंज हो जाता है, ठीक है, आउटकम चेंज हो जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट कैसी होती है, जिसकी जब एक इवेंट होती है तो उसके होने से सेकंड इवेंट की आउटपुट को कोई अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो बस ये हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट थी। अब हम इसके बेस पे एग्जांपल लेंगे। देखो कुछ हमारे पास ये कुछ क्लूज दे रखे हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के, ओके। देखो क्या है, अगर कीवर्ड दे रखे हैं, लाइक अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है इंडिपेंडेंट वर्ड, अगर इंडिपेंडेंट वर्ड दे रखा है ना, तो यानी कि जो इवेंट्स हो रही हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, ठीक है। फिर है विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट एक वर्ड है जो किसमें दे रखा होगा, अगर केस इंडिपेंडेंट इवेंट का होगा। क्यों, क्योंकि अब हमने जब एक कार्ड को ड्रॉ किया फिर हमने वापस से रख दिया, रिप्लेस कर दिया उसे, तो उसके आउटपुट में चेंज ही नहीं हुआ। 52 कार्ड्स थे, ठीक है, अब उसमें से हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया, वापस से उसने रिप्लेस कर दिया, तो 52 थे पहले भी और अब भी 52 ही है,
चेंज नहीं हुआ, उसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है आउटकम पहले भी और अब भी, तो ऐसे केस में ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, फिर एक और सैंपल स्पेस रिमेन्स द सेम। अब सैंपल स्पेस अगर सेम रहेगा दोनों इवेंट के लिए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, क्योंकि उसने आउटपुट को आउटकम को चेंज ही नहीं किया, तो सैंपल स्पेस सेम रहेगा। ये केस क्या है, जब व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, कीवर्ड है लाइक डिपेंडेंट। ठीक है, आपको दे रखा होगा कि जो इवेंट हो रही है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर दे रखा होगा नेक्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें रिप्लेस नहीं करना, हमने जब कार्ड को ड्रॉ कर लिया फिर वापस से रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, तो यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, ये वर्ड है, ये कहाँ यूज होगा, फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। फिर है आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट डायरेक्टली चेंज द कंडीशन फॉर सेकंड इवेंट। यानी जब फर्स्ट इवेंट की आउटकम ने सेकंड इवेंट की कंडीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, उसका आउटपुट चेंज कर दिया, आउटकम। अब देखो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के लिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब होगी, जब दोनों एक ही समय में हो रही है। ठीक है, एक ही टाइम में होंगी। ठीक है, और दो तरह से हो सकती है, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट हो रही है, when two or more than two event are happening at the same time simultaneously। ठीक है, एक ही टाइम में, बट ये लेकिन टू टाइप से हो जाएंगी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, दोनों के केस देख चुके। तो अब हमारे पास ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूले हैं। देखो क्या है, जब दो इवेंट्स हो रही हैं, जब ए और बी दो इवेंट दे रखी हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। अब दो से ज्यादा होंगी, व्हेन मोर देन टू इवेंट्स, जब दो से ज्यादा इवेंट दे रखी हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो वो जितनी भी इवेंट दे रखी हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट दे रखी है। तो कुछ नहीं है, बस जैसे हमने टू इवेंट के लिए लिखा, तो अब थ्री आ गई, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सी आ गई हमारे पास इवेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। ठीक है, बस सी आ गई तो हमने सी की और मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब है फॉर डिपेंडेंट व्हेन टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अब दो इवेंट है, दोनों एक दूसरे साइमल्टेनियसली हो रही है, एक ही समय में हो रही है, और दोनों कैसी हैं, डिपेंडेंट। तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए। जब ए हो चुकी है और हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दे रखा है मोर देन टू, अब दो से ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। सेकंड इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन अब पहली इवेंट हो चुकी, ठीक है, ये हो चुकी, तो हम ये लिखेंगे गिवन, ये हो चुकी ना, तो इसलिए गिवन ए। फिर अब थर्ड इवेंट क्या है हमारे पास, सी, लेकिन अब ये ए और वी दोनों हो चुकी, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। इसी प्रकार अगर डी दे रखा होता यानी और दे रखी होती, तो ये ऐसे ही चलता रहता। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेंगे। देखो एग्जांपल है, पहले हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर के बेस पे हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, क्या दे रखा है, रोलिंग अ फेयर सिक्स साइडेड डाई ट्वाइस। एक डाई को थ्रो किया जाता है, रोल किया जाता है टू टाइम्स, ट्वाइस दे रखा है। ओके, फिर दे रखा है द आउटकम ऑफ द फर्स्ट रोल हैज नो इम्पैक्ट ऑन द सेकंड रोल। यानी कि जो हमने जो फर्स्ट इवेंट का आउटकम है उसने सेकंड इवेंट के आउटकम को चेंज नहीं किया, उसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इवेंट ए ऑन इवेंट बी, कोई अफेक्ट जो हमारी इवेंट ए हो रही है उसके इसका कोई अफेक्ट नहीं है इवेंट बी पे। ठीक है, दे रखा है नहीं, हमें ये कीवर्ड दे रखा है, देखो द आउटकम ऑफ द फर्स्ट
फर्स्ट रोल, जब फर्स्ट रोल किया हमने, हैज नो, कोई भी इम्पैक्ट ही नहीं है सेकंड रोल पर, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई, जब कोई अफेक्ट ही नहीं है, इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुई। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ थ्री ऑन द फर्स्ट रोल, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट ए दे रखी है कि डाई पर 3 आ रहा है, फर्स्ट रोल पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सेकंड हमें दे रखी है इज 6 ऑन द सेकंड रोल, और सेकंड जो इवेंट है कि रोल पर क्या है, 6 है, ठीक है। तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करनी है फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इवेंट ए क्या है, इवेंट बी क्या है, तो वे सार इवेंट ए रोलिंग आर 3 ऑन द फर्स्ट रोल, हमें रोल पर हमें क्या चाहिए, डाई पर 3 चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू में जो इवेंट ए है वो हमारे पास 3 आ गया, हमें रोल पे हमें डाई पर 3 चाहिए, तो ये आ गया ए इवेंट ए इक्वल्स टू में 3 आ गया, ओके। और ये अगर हम इसकी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 3 कितने टाइम आया, 1 टाइम, और तो अपॉन टोटल आउटकम क्या होता है जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यही है हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा ये है, टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे, तो 1/6 हो गई, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स इवेंट बी। तो इवेंट बी क्या है, रोलिंग आर 6 ऑन द सेकंड रोल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो हम दूसरी बार उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो अब बी इवेंट हमें क्या मिल गई, 6 मिल गया, 1 टाइम मिल गया, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, बहुत सिंपल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम 1 टाइम आया अपॉन टोटल आउटकम 6 आर देयर, तो 1/6 हो गया। अब नाउ वी विल यूज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, which is probability of A intersection B equals to में probability of event A multiply probability of event B। तो A क्या आ गया हमारे पास, A आया हमारे पास 1/6, और probability of B क्या आया, 1/6, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1/36 आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या देखा हमने, जब दो इवेंट थी, अब हम और फॉर इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट नाउ वी विल सी व्हेन द इवेंट्स आर मोर देन 2, अब 2 से ज्यादा है यानी 3। देखो नेक्स्ट है हमारा फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन ए फेयर 6 साइडेड डाई 3 टाइम्स इन रोल, यानी कि हम डाई को 3 टाइम्स रोल कर रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम्स रोल कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे हमारे पास, और 3 टाइम्स में हर टाइम उसके पास क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। जब हमने डाई को रोल किया फर्स्ट टाइम तब हमें 3 मिला, जब हमने सेकंड टाइम रोल किया तब भी हमें 3 मिला, 6 मिला, जब हमने थर्ड टाइम रोल किया फिर देन हमें क्या मिला, 6 मिला, ठीक है, तीनों टाइम हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इवेंट एक, अब आपने देखा कि ये क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये जो इवेंट्स हो रही है 3 इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, एक ही टाइम में हो रही है और इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। रोल को जब भी आप डाई को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि फेयर साइडेड है, क्या 6 साइडेड डाई 3 टाइम्स इन अ रोल, फेयर 6 साइडेड डाई, ठीक है, तो हर टाइम उसका रिजल्ट तो वही होगा, जब फर्स्ट टाइम आप उसको रोल करोगे तब भी 6 आउटकम देगा, 6 आउटकम देगा, ठीक है, ये जो हमारे सैंपल स्पेस में 6 आउटकम आएंगे, सेकंड टाइम रोल करो तब भी 6 टाइम ही मिलेगा, ठीक है, और थर्ड टाइम जब भी आप रोल करोगे तब भी आपको 6 आउटकम ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, हर समय इसका जो तीनों टाइम इसका सैंपल स्पेस सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, दे रखा है फेयर, ठीक है, अनवाइज्ड है ये 6 साइडेड, ओके। तो इवेंट ए क्या है, रोलिंग अ 6 इन फर्स्ट रोल, फर्स्ट टाइम जब हमने रोल किया डाई को तो हमें 6 मिला, ठीक है, तो क्या आ गया, 6 मिल गया, 1 टाइम आ गया, एक बार हमने रोल किया तो एक बार 6 आ गया। इवेंट भी है रोलिंग अ 6 इन सेकंड रोल, अब सेकंड टाइम हमने डाई को रोल किया तो हमें फिर से 6 मिल गया, ठीक है। और इवेंट सी है रोलिंग अ 6 इन थर्ड रोल, फिर से हमने थर्ड टाइम उसको डाई को थ्रो किया, रोल किया, तो हमें क्या मिल गया, फिर से 6 मिल गया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे तीनों इवेंट की, तो
एक ही फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 अपॉन टोटल आउटकम आर 6 इज 6, सेम तीनों की सेम हो जाएगी, वही कंडीशन है तीनों में, बस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, इट इक्वल्स टू probability of event A multiply probability of event B multiply probability of event C, which are 1 upon 6 1 upon 6 1 upon 6, बस आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। अब देखेंगे फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अब हमने दो क्वेश्चंस देखे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बेस पर, बट अब क्या है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, एंड नाउ टू डिपेंडेंट इवेंट्स आर देयर, ठीक है, पहले हम 2 के लिए लेंगे फिर मोर देन 2 के लिए लेंगे, ओके, इसके लिए हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ए बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स, एक बैग है जिसके अंदर 15 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, एंड 5 ब्लू बॉल्स, और 5 इसके अंदर ब्लू बॉल है। What is the probability of drawing 2 red balls one after the other without replacement, ठीक है, इसमें हमें दो बॉल को ड्रॉ करना है, ठीक है, और दोनों बॉल कैसी है, रेड है। देखो ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स, दो रेड बॉल को हमें ड्रॉ करना है वन आफ्टर द अदर, यानी पहले फर्स्ट टाइम एक रेड बॉल को ड्रॉ करना है, एंड देन फिर हमें रेड बॉल फर्स्ट टाइम के बाद फिर सेकंड टाइम हमें रेड बॉल को ड्रॉ करना है, ठीक है। और अब हम जब सेकंड टाइम करेंगे तो फर्स्ट तो हमारी इवेंट हो चुकी होगी, यानी फर्स्ट बॉल हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक कीवर्ड दे रखा है, वो क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो, जहां पे भी आप देख रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, वहां पे हमारी डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था, ये हमने उसके कुछ क्लूज दिए थे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के। तो डिपेंडेंट केस में हमने देखा था जब व्हेन द इवेंट्स आर डिपेंडेंट तो विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड मिलेगा आपको, ओके। तो दो हमारी इवेंट हो रही है, फर्स्ट इवेंट क्या है, देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 15 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है, तो कितनी हो जाएगा टोटल, जो आउटकम है हमारा वो क्या हो जाएगा, 20 बॉल्स है टोटल, ठीक है। अब इवेंट ए है, तो इवेंट ए है ड्राइंग द फर्स्ट रेड बॉल, सबसे पहले हमने एक रेड बॉल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर सेकंड इवेंट क्या है, इवेंट बी गिवन ए। अब देखो इवेंट बी जो है ना, लेकिन अब ए इवेंट हो चुकी है, तो हम इसको लिखेंगे बी गिवन ए। तो जो हमारे पास है ड्राइंग दी सेकंड रेड बॉल, हमें अब सेकंड रेड बॉल को ड्रॉ करना है गिवन, लेकिन इसमें अब दे रखा है गिवन द फर्स्ट बॉल वाज रेड, लेकिन हम फर्स्ट रेड बॉल को पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, ओके। तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना है फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है ना ये 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, ये जो इवेंट है ये 2 टाइम्स हो रही है, ओके। तो अब हमें multiplication theorem for two dependent events, which is probability of event A intersection event B equals to में probability of event A into में probability of event B given A। तो अब हम बस probability of A फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, probability of event A फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमसे बोला जा रहा है कि इवेंट ए है ड्राइंग द फर्स्ट रेड बॉल, हमें रेड बॉल को ड्रॉ करना है। तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 15 रेड बॉल है ना, 15 रेड बॉल है, तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 20, तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 20, ठीक है। अब हमारे पास एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मिल गया इवेंट ए, बट नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी इस वाली इवेंट की, ठीक है, बी गिवन ए। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें ना जब हमने फर्स्ट बॉल को ड्रॉ कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग रेड बॉल कितनी है,
रिमेनिंग रेड वॉल। अभी हमारे पास कितनी थी 15, बट एक हम ड्रॉ कर चुके, तो अब 14 वॉल्स बची। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 14 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारे पास 20 वॉल्स थी, बट नाउ लेफ्ट टोटल वॉल्स 19। ठीक है, फिर इसके बाद लिखते हैं नाउ लेफ्ट टोटल वॉल्स कितनी बच गई 19 वॉल्स। ठीक है, क्योंकि एक बॉल हमने ड्रॉ कर ली है, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 19। ठीक है, अब देखो अभी इसका जो आउटकम था, टोटल आउटकम 20 था, बट इसका क्या है 19। बस इस बात से लिख देना यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ event A intersection V equals to me probability of event A that we found 15 upon 20 upon into में multiply probability of event V given A 14 upon 19। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोटेक्ट कर देना। ठीक है, तो ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके लिए था फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, जब दो डिपेंडेंट इवेंट्स थी तो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को कैसे यूज करना है, कैसे इवेंट वगैरह फाइंड करनी है, इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब लेंगे मोर देन टू। सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है फॉर डिपेंडेंट इवेंट, बट अब हमारे पास मोर देन टू इवेंट्स है। ठीक है, मोर देन टू यानी 3 इवेंट्स दे रखी है, तीनों कैसी है डिपेंडेंट है। देखो कैसे डिपेंडेंट है, फॉर 3 डिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन है हमारा इमेजिन ड्राइंग 3 कार्ड्स फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक। एक 3 कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, और हमें रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, अब देखो आप बर्ड देख रहे हो, ये कीवर्ड देख रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, जहां भी आपको बर्ड दिख जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, हमें रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, हमने जब ड्रॉ कर लिया तो फिर ड्रॉ कर लिया और रिप्लेस नहीं करना, यानी डिपेंडेंट इवेंट है। ओके, the probability of drawing 3 king can be calculated using this theorem। अब हमें क्या जो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है ना, उसमें से हमें 3 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं ऑफ विंग किंग, यानी कि वो किसके कार्ड है किंग के हैं। ओके, तो हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो डेक स्टैंडर्ड डेक में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स हुए। ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या हो गया 52। अब हमारे पास 3 इवेंट दे रखी है, जिसमें से हमें उस स्टैंडर्ड डेक में से 3 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और तीनों किसके हैं किंग के हैं। तो जो जो हमारे किंग के कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं किंग के। ठीक है, तो इवेंट फर्स्ट क्या है हमारे पास कि हमें जो कार्ड ड्रॉ करना है किसका है किंग का है। तो इवेंट ए बोलेंगे हम ड्रॉइंग द फर्स्ट कार्ड ऑफ किंग। ठीक है, अब हमारे पास 3 इवेंट है ना, दूसरी क्या है सेकंड इवेंट है बी। लेकिन अब आपको इतना याद रखना है सेकंड इवेंट तभी हो रही है जब फर्स्ट हो चुकी है, ये डिपेंडेंट का रूल है। ठीक है, जब फर्स्ट हम उसमें से फर्स्ट कार्ड निकाल चुके हैं तभी हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। तो बस इतना याद रखना कि जो बी के अपॉन में ए और लिख देना। ठीक है, तो ये इवेंट क्या हो गई सेकंड इवेंट है हमारे पास बी गिवन ए। ठीक है, ये क्या है ड्रॉइंग दी सेकंड कार्ड ऑफ किंग। अब हमें सेकंड कार्ड किंग का ड्रॉ करना है, बट गिवन द फर्स्ट ड्रॉन कार्ड वाज ऑफ किंग। जो हमने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया था वो किंग का था, बस इतना लिख देना है। ठीक है, अब थर्ड इवेंट क्या है, इसको बोलेंगे इवेंट सी। क्या बोलेंगे इवेंट सी। लेकिन अब जो इवेंट सी हो रही है तो अब उसमें से 2 इवेंट पहले ही हो चुकी। कौन सी इवेंट ए और बी पहले ही हो चुकी, और पहले इवेंट क्या हो चुकी कि दोनों कार्ड्स होते इवेंट ए और इवेंट बी में वो किसके ड्रॉ किए गए थे किंग के। तो बस आपको क्या लिखना है इवेंट सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि अब हमें इवेंट सी का मतलब है कि हम थर्ड कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग द थर्ड कार्ड ऑफ किंग। कि जो थर्ड कार्ड है ड्रॉ कर रहे हैं वो किसका है किंग का है गिवन। लेकिन ये दे रखा है द फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉन कार्ड्स वर ऑफ किंग। जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड थे वो किंग के थे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हमें हमारे पास दे रखा होता कि हमें 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो फिर हम क्या लिखते, फिर हम लिखते इवेंट डी और अपॉन में फिर लिखते गिवन कि अब ये तीनों इवेंट हो चुकी हैं। ठीक है, इतना मतलब मोर देन 2 या फिर मोर देन 3 जब भी दे रखा होगा तो इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। अब हमारे पास फॉर 3
यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 डिपेंडेंट इवेंट्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी हमारे पास 3 इवेंट थी, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पे 4 इवेंट होती तो इसी प्रकार से इंटरसेक्शन लगा के डी लिख देते, ठीक है। इक्वल्स टू में फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेकिन फर्स्ट हो चुकी है, फिर थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब दोनों हो चुकी फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी नीड टू फाइंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो क्या है, क्या है इवेंट हमारे पास फर्स्ट, ड्राइंग द फर्स्ट कार्ड ऑफ किंग, हमें किंग का कार्ड ड्रॉ करना है और किंग के कार्ड कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है, 4। किंग के जो कार्ड होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। कार्ड्स ऑफ किंग, कार्ड्स ऑफ किंग इन स्टैंडर्ड डेक आर 4, ठीक है। तो हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है 4 और अपॉन टोटल आउटकम, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू में 4/52। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें सेकंड इवेंट फाइंड करनी है लेकिन फर्स्ट हो चुकी है तो इसको अपॉन में लिख दो, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अब इसका ना आउटकम जो है वो चेंज हो गया क्योंकि हम एक फर्स्ट इवेंट कर चुके, फर्स्ट जो कार्ड था वो हम ड्रॉ कर चुके। तो अभी हमारे पास 52 थे ना, बट अब कितने बचेंगे, भी एक कार्ड लेस हो गया है, 51 बचेंगे, ठीक है। और अभी कार्ड कितने थे टोटल, 4 थे, बट अब हम एक हमने तो फाइंड कर लिया, एक ड्रॉ कर लिया, तो अब कितने रह गए 3। तो ये हो जाएगा 3/51। अभी हमारे पास 52 थे बट एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट इवेंट हम कर चुके, तो हमारे पास 51 रह गया, ओके। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी given a equals to में 3/51. Now we need to find probability of c given a intersection b। आप लिख सकते हो बार, पहले इवेंट ए हो चुकी, फिर लिख देना कि टोटल लेफ्ट कार्ड इज इक्वल टू 51। तो हमारा जो आउटकम हो गया, जो हमारा टोटल आउटकम हो गया, अब 51 हो गया एंड लेफ्ट कार्ड ऑफ किंग इक्वल्स टू में 3, ओके। फिर देन लिखना, अब हमारे पास फिर इसमें देखेंगे, अब हम थर्ड इवेंट कर रहे हैं। थर्ड इवेंट में क्या है कि हम जो थर्ड कार्ड है वो किंग का ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 3 कार्ड थे, अब हमने उसमें से एक कार्ड फिर से ड्रॉ कर लिया, तो अब नाउ द कार्ड्स ऑफ किंग आर 2, ठीक है, 2 बचे। नाउ 2 कार्ड्स ऑफ किंग आर लेफ्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन, और अभी हमारे पास 51 कार्ड थे लेकिन एक हमने ड्रॉ कर लिया, तो नाउ टोटल कार्ड्स आर 50, ठीक है, 50 है हमारे पास टोटल कार्ड्स। बस आप लिख देना बाद में, जब भी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाद लिख देना कि नाउ द लेफ्ट टोटल कार्ड आर 51 एंड द कार्ड्स लेफ्ट कार्ड ऑफ किंग इज इक्वल टू 3 एंड फिर उसके बाद लिख देना कि फिर इस इवेंट के बाद इवेंट वी के बाद लिखना है आपको कि नाउ लेफ्ट कार्ड ऑफ किंग इज इक्वल टू 2 एंड लेफ्ट टोटल कार्ड इज इक्वल टू 50, ठीक है। बस और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या आ जाएगा। अब फिर हमें लिख देना है देन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 डिपेंडेंट इवेंट, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 4/52, ठीक है। फिर है इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, क्योंकि अब हमें सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन द फर्स्ट हैज ऑलरेडी occurred, जो पहले ही हो चुकी है हमारी। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ v गिवन a क्या दे रखा है 3/51 इनटू में नाउ वी नीड टू फाइंड, अब उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ c अपॉन a, c गिवन a इंटरसेक्शन b। तो ये हमने क्या फाइंड किया है 2/50, ठीक है, 2/50। सबको क्रॉस करके जो भी कैंसिल हो रहा है वो कट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 डिपेंडेंट इवेंट विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C equals to में probability of event A into में probability of event B given A into में probability of event C given A intersection B, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, केवल डिपेंडेंट इवेंट देखना है और देखना है कितनी इवेंट दे रखी है 3 है। तो बस आपको इवेंट देखनी कि कौन कौन सी इवेंट इसमें हो रही है। तो हमारे पास बोला गया है कि जो इवेंट हो रही है वो 3 किंग कार्ड को ड्रॉ करने की इवेंट है। तो फर्स्ट हमने फर्स्ट कार्ड जो
ड्रॉ कर चुके, तो बस B ओवर A लिख सकते हो उसको, B गिवन A, ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे। फिर हमें C जो है हमारे पास इवेंट, उसमें हमें किंग का कार्ड ड्रॉ करना है, बट अब दोनों कार्ड हम पहले ही ड्रॉ कर चुके A और B में, जहाँ पे विच वर ऑफ किंग, ठीक है, जो A और B इवेंट थे दोनों में हमने किंग का कार्ड ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, इसलिए कार्ड 4 थे, लेकिन चलिए 2 इवेंट हो गई तो हमारे पास 2 लेफ्ट थे, ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसको कैंसिल करके जो भी आंसर आ जाएगा वो लिख देना। बस ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलेस है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए यूनियन इवेंट बी, ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, इंटरसेक्शन है ये, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे आपको केस दिख रहा है बट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये इवेंट ए है हमारे पास और ये इवेंट बी है, ठीक है, तो ये हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन हमारे पास अगर ये इवेंट है और ये इवेंट है, ये इवेंट ए ये इवेंट बी, ठीक है, तो ये कैसी है हमारे पास, और ये दोनों ये पार्ट है, कॉमन पार्ट है इनका, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगी और ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन ही नहीं है तो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन का मतलब ही कॉमन होता है, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ओके। इसके अंदर जो ये पार्ट जो है इसमें ए इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों में ये कॉमन पार्ट है, बट इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में जीरो, ओके। ये दोनों कैसी हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। तो ऐसे केस में आपको इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में जीरो पुट करना है, तो केवल ये यहाँ तक ही हो जाएगा, ठीक है, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर हमारे पास सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी। कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास तो बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना है आपको पता होगा, ये होता है 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में 1। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए फाइंड करना, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, बस, ठीक है। और बी फाइंड करना होगा तो बी चला जाएगा, ओके। तो यहीं से ये निकला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ए इनटू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ये ना होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है कॉम्प्लीमेंट की, ये जो इवेंट है दिस इज नॉट हैपनिंग, ये हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर दोनों इवेंट क्या है ए और बी इंडिपेंडेंट, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। फिर है डी मॉर्गन्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी। फिर है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी, ठीक है। अगर यूनियन है तो इसको हम चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन है तो इसको चेंज कर देंगे यूनियन में, ठीक है, और दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ठीक है। जब पूरे पे पूरे ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट पुट करेंगे और यहाँ से ये साइन चेंज इंटरसेक्शन, फिर बी के ऊपर सेम यहाँ पे, ओके। अब आपको कुछ ऐसा केस देखने को मिलेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी इधर ए और बी, तो इधर और के केस में हम यूनियन यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, यूनियन यूज करेंगे ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन अगर बात की जाए एंड की इवेंट ए एंड इवेंट बी, तो एंड के केस में आपको इंटरसेक्शन यूज करना होगा, एंड, ठीक है, एंड के केस में आपको इंटरसेक्शन यूज करना होगा,
ठीक है, अब मैं हमारे पास अगर ये दे रखा हूँ नीदर ए नॉर बी, ठीक है, नीदर ए नॉर बी यानी नॉट ए नॉट बी, तो इस केस में आपको ऐसे लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी, ठीक है, नीदर और नॉर के केस में आपको इंटरसेक्शन पुट करना है और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट पुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड्स एन इवेंट चांस बाय समिंग अप इट्स चांसेस अक्रॉस ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि हमें क्या बताया गया है, ये इस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इसके होने के चांस फाइंड करते हैं बाय समिंग अप इट्स चांसेस, यानी कि ये जो इवेंट है इसकी पॉसिबिलिटीज, इसके चांसेस अक्रॉस ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज दे रखी है ना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज दे रखी है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट, उन सभी में से इस इवेंट की हम चांस फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे उसको, और क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट के होने की। ओके, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में समेशन i इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ v सब i इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन v सब i। देखो ये बहुत ही सिंपल है, रूल क्या है इसके अकॉर्डिंग, देखो हमें ना, देखो जो भी इवेंट होगी ना तो उसके टोटल रिजल्ट सैंपल स्पेस में बिलोंग करेंगे। ओके, तो यह है हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है, ये क्या है हमारा सैंपल स्पेस। अब जो भी इवेंट होगी सभी रिजल्ट इसमें सैंपल स्पेस में बिलोंग करेंगे। हमने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सैंपल स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक इवेंट और जो पार्टीशन है ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को हमने बोल दिया ए इवेंट और सेकंड को बोल दिया हमने बी इवेंट, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए और वी इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों सेपरेट हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, ये डिफरेंट, ओके, दोनों सेपरेट है, ठीक है, ये अलग, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों सेपरेट हैं, डिफरेंट, ठीक है। A event and V event, both events are mutually exclusive, ठीक है। तो याद रखना, रिमेंबर इट कि फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आपको एक्सक्लूसिव इवेंट देखने को मिलेगी। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैटर करता है कि कितनी हमें एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 इवेंट्स की, ठीक है, A एंड V की। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन एक इसको ना हम B1 B2 भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ये B लिखा है, इसको हम B1 और B2 ले रहे हैं, ठीक है, B1 और B2, ठीक है। अब एक इवेंट ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, उसको हम A बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इस इवेंट A की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके चांसेस फाइंड करेंगे फ्रॉम B1 इवेंट, ठीक है, प्लस फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे A इवेंट की फ्रॉम B2 से। देखो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ठीक है, इसी की हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसकी A की इस में चांस फाइंड कर लेंगे, चांसेस ऑफ इवेंट A इन B1, ठीक है, पहले इस कंडीशन में देख लेंगे, फिर इस कंडीशन में देख लेंगे इसके इवेंट A के होने के चांसेस फ्रॉम B1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके हम चांस फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ठीक है, B1 इवेंट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन B1, यानी कि इसके कितनी चांस है, कितनी परसेंटेज है इन B1 में, ठीक है, प्लस ये B1 हो गया। फिर अब दूसरे इवेंट की बात करेंगे, B2 से फाइंड करेंगे इसके होने के चांस। तो पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
ए, अब ये वाला पार्ट ए इन V2, कितना सिंपल है, ठीक है। तो बस यही है हमारा इसका फॉर्मूला। याद रखना कि म्यूचुअली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी, वो डिपेंड करेगा कितनी दे रखी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिलहाल हमने यहाँ पे दो इवेंट ली है V1 एंड V2, दोनों अलग अलग होंगी, लेकिन सभी जो भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी उसमें एक इवेंट कॉमन है जो सभी में हो रही है, जैसे ए, ठीक है। तो अब हम इस इवेंट ए के ही चांस फाइंड करेंगे जो भी हमारे पास कंडीशन दे रखी है। अभी दो केस दे रखे थे तो दोनों केस में से हमने इवेंट ए के होने के चांस फाइंड किए हैं, ठीक है, ऐड कर देंगे बस। अगर हमारे पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होती तो प्लस बी, ये फिर हम यहाँ पे B2 की जगह B3 लिखते हैं, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। और अब जैसे कि हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इसको हम ओपन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट V1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन V2। ऐसे ही चलता चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ V सब n इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन V सब n। ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हमें एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी, वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखना कितनी हमें एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी है, उन सभी एक्सक्लूसिव इवेंट में से हमें एक इवेंट कॉमन दे रखी होगी, उस कॉमन इवेंट के ही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके होने के चांस फाइंड करने हैं फ्रॉम ऑल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। जैसे V1 है, V2 है, अगर V3 दे रखा होता तो इस इवेंट में V3 भी हमारा B3 में भी कॉमन होता है ये इवेंट ए, बस इतना ही बात है। और ये जो B1 B2 है, B1 B2 अगर B3 भी होता हमारे पास तो ये सभी क्या है एंड सो कहाँ तक है V2 V सब n, यही हमारे पार्ट्स ऑफ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस ही है हमारा, इसी सैंपल स्पेस के ही पार्ट है, ठीक है। बस यही हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसी के बेस पर एक क्वेश्चन लेंगे। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बेस पर हमने एक एग्जांपल लिया है। क्या है एग्जांपल, यू हैव 3 वैक्स, तुम्हारे पास 3 वैक है A, V एंड C। वैक A हैज 2 रेड 8 ब्लू वॉल्स, वैक V हैज 5 रेड 5 blue walls and vec C has 9 red 1 blue wall. You pick a vec, each 1/3 chance, then pick a wall. What's the total chance of picking a red wall? देखो यहाँ पे 3 वैक्स के बारे में बताया गया है, A, V एंड C। बैक A के पास इतनी वॉल है, बैक B के पास इतनी वॉल है एंड बैक C के पास इतनी वॉल है। फिर हमें बोला है कि यू पिक का बैग, आपने एक बैग को पिक किया, ठीक है, और बैग को अगर हम एक बैग को पिक कर रहे हैं तो उसके हमें चांस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ईच 1/3 चांस। अगर एक बैग को पिक करने के हमें चांस 1/3 दे रखे हैं। देन पिक अ बॉल, फिर हमें बैग को पिक करना है, फिर हमें बैग में से एक बॉल को पिक करना है। व्हाट्स द टोटल चांस ऑफ पिकिंग रेड बॉल, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट है, क्या है इवेंट, कि हमें रेड बॉल को पिक करना है, ठीक है। इसी रेड बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी चांस और चांस हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी में 3, अभी हमें 3 केस दे रखे हैं, यहाँ पे 3 इवेंट दे रखे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है, एक तो हमारे पास बैग ए दे रखा है, ठीक है, दूसरा बैग बी है और थर्ड हमारे पास बैग सी है। ये तीनों आप कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बैग ए में 2 रेड है और 8 ब्लू है, बैग बी में हमारे पास 5 रेड है 5 ब्लू है, ओके, और बैग सी में 9 रेड है 1 ब्लू है, ठीक है। बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू चेक कि हमारे पास एक्सक्लूसिव इवेंट कितनी है। तो 3 एक्सक्लूसिव इवेंट आर देयर विच आर ए, वी एंड सी, लेकिन एक इवेंट तीनों में कॉमन होगी, वो क्या है, देन
व्हाट्स द टोटल चांस ऑफ पिकिंग अ रेड वॉल, हमें रेड वॉल पिक करनी है। रेड वॉल तो पिक हम इसमें से भी कर सकते हैं, इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है, तो एक इवेंट जो है तीनों में कॉमन है, वो है रेड वॉल पिक करने की। ठीक है, ये जो हमारे पास इवेंट है रेड वॉल पिक करने की, ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये तीनों में कॉमन है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, उसके लिए हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू में जो सेम इवेंट है जो तीनों में कॉमन है उसके चांस फाइंड करेंगे तीनों में अलग अलग। ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे। तो पहले हम जब रेड वॉल को फाइंड करेंगे, इवेंट क्या है कि हम रेड, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं कि हमारे पास 3 इवेंट है। ठीक है, तो हमारे पास पहले है इवेंट ए। ठीक है, और इसमें से हमारी जो क्या है, जो हमारी कॉमन इवेंट है रेड वॉल निकालनी है फ्रॉम ए बैक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरी इवेंट है इवेंट बी, और इसमें से हम रेड वॉल निकालेंगे। ठीक है, रेड वॉल निकालेंगे फ्रॉम बी बैक, प्लस अब सी इवेंट है उसमें से हम रेड वॉल निकालेंगे फ्रॉम सी बैक। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए, बी एंड सी आर द event of picking a bag A, B and C respectively। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि जो ए, बी, सी और इवेंट को हमने इवेंट है ऑफ पिकिंग अ बैग ए, बी एंड सी, यानी इवेंट ए जो है वो हमें बता रही है कि हमने ए बैग को पिक किया, इवेंट बी जो है वो बता रही है कि हमने बी बैग को पिक किया, एंड सी है वो बता रही है कि हमने सी बैग को पिक किया। तो हमें ये तो हमें दे रखा है ना, अगर हम ए बैग को पिक कर रहे हैं तो हमें दे रखा है, देखो पिक अ बैग ईच 1/3, कोई भी बैग पिक कर लो, तीनों में से आपको 1/3, ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, 1/3। फिर हमें कोई सा भी बैग, तो हमने बी पिक किया, ये भी हमें 1/3, हमने सी बैग पिक किया, ये भी हमें 1/3 गिवन है। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है कि अब हमें एक है आर, ये वाली इवेंट R/A। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है ना R/A। अगर हम आर रेड वॉल ए बैग से फाइंड कर रहे हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे R/A, R/B एंड R/C। क्या है ये, आर द इवेंट ऑफ picking a red wall from A, V and C respectively। ठीक है, ये R और हमें R/A क्या बता रहा है कि हमने रेड वॉल कहाँ से पिक की है, A बैग से, R/ ये रेड वॉल पिक की है B बॉल से, और रेड वॉल पिक की हमने C बैग से। तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये तो निकालना होगा ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमें दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी हमें दे रखी है, बट अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे लिख देना कि हमें जो इवेंट है वो क्या है कि हम रेड वॉल को पिक कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड वॉल, यही तो हमें फाइंड करनी है। देखो व्हाट्स द चांस, टोटल चांस ऑफ पिकिंग अ रेड वॉल, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आर क्या है, आर वी द इवेंट ऑफ पिकिंग अ रेड वॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमें इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये भी फाइंड करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन ए। तो ये फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी आर गिवन ए की, हमने रेड वॉल जो फाइंड की है वो ए बैग से फाइंड किया। तो बहुत सिंपल है, देखो रेड वॉल क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो फेवरेबल क्या है आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच आर 2 ओवर टोटल आउटकम, तो टोटल कितनी है वॉल 10 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वॉल फ्रॉम बी बैग, तो अगर हम रेड वॉल पिक कर रहे हैं बी बैग से तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 10। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वॉल फ्रॉम
सी बैग। तो ये क्या हो जाएगा, रेड वॉल कितनी है, नंबर कितने है रेड वॉल की 9, और किस में से फाइंड कर रहे हैं, बैग सी से, तो टोटल आउटकम क्या है 10। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में सभी कुछ वैल्यूज पुट कर दो आप, ठीक है। इसको हम ये यूजिंग फिर लिखना यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ऑफ, यहाँ पे लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड वॉल। तो हमें ये सब कुछ दे रखा है, हमने फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 1/3 दे रखा है, इनटू में ये आर, ये हमें ये क्या है हमारे पास 2/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट क्या है कि हमने बी बैग को पिक किया है 1/3, और इनटू में कि रेड बॉल हम फाइंड कर रहे हैं कहाँ से, बी बैग से, तो ये हमारे पास 5/10 प्लस फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ बैग विच इज सी, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है 1/3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग सी विच इज 9/10। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर आ जाएगा, यही है हमारा आंसर, ठीक है। अब याद रखना कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें दे रखा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखी होंगी, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमें 3 बैग दे रखे थे, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है दे तो सेम रखी थी, बट क्या है तीनों डिफरेंट दे रखे थे, तीनों केस अलग थे, लेकिन एक इवेंट कॉमन थी कि रेड बॉल तीनों में थी, ओके। तो रेड बॉल हम पिक कर सकते हैं किसी भी बैग से, और जो भी हमें यही फाइंड करना था कि हमने रेड बॉल पिक की है फ्रॉम बैग, ठीक है। रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कट करके आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट थ्योरम, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज वेस्ट थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग वेस्ट थ्योरम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन प्रोबेबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में, दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू अपडेट द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए hypothesis event A when given new evidence event B। देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं वेस्ट थ्योरम में, सबसे पहले हमें इनिशियल नॉलेज दे रखी होगी, इनिशियल इवेंट दे रखी होगी, सबसे पहले इनिशियल इवेंट दे रखी होगी, कोई भी इवेंट दे रखी होगी पहले ही स्टार्टिंग में, ओके। तो जब इवेंट होगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें बाद में क्या दे रखी होगी, इवेंट बी दे रखी होगी, और जो इवेंट बी दे रखी होगी वही इवेंट ए का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें ना हम इवेंट वी जो है उसको बोलेंगे एविडेंस, वो रिजल्ट हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इवेंट ए क्या दे रखा है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें इवेंट दे रखी है, जिसके होने से हमें रिजल्ट मिला है, तो उसको बोलेंगे प्रियर नॉलेज, ठीक है। प्रियर इवेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रियर इवेंट पहले ही स्टार्टिंग में जो दे रखी है उसको हम बोल सकते हैं प्रियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसको हम जो लास्ट में चलो ये तो बाद में बात करते हैं, फिर हम बताते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमें रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट जो आया है वो क्यों आया, क्योंकि इवेंट हुई है, तो हमें उस इवेंट का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एविडेंस बी गॉट, जब हमें एविडेंस मिल गया, ठीक है, तब हमें इवेंट उसका रीजन फाइंड करना है, ठीक है। देखो आप समझो, सबसे पहले हमें कोई भी स्टार्टिंग में ही कोई बताया गया कि इवेंट ए हुई, ठीक है, इस इवेंट ने हमें एक बी रिजल्ट दिया, ए हुई तो इसने बी रिजल्ट दे दिया, ओके। हमें ये बताना है इस वेस्ट थ्योरम में कि जो हमारे पास ए इवेंट हुई है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, यही तो रीजन है हमारे पास, ये क्या है रीजन, रीजन था तभी हमें रिजल्ट मिला, कोई ना कोई रीजन तो होता है तभी हमें रिजल्ट मिलता है, ओके। इसको हम कॉज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉज। तो इस टोटल बेस थ्योरम में ना हम इस कॉज का ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, लेकिन कब फाइंड करेंगे, जब हमें एविडेंस दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, एविडेंस दे रखा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करते हैं। याद रखना कि हमें इनिशियल इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, लेकिन गिवन एविडेंस, एविडेंस के साथ, ठीक है, एविडेंस के साथ, और एविडेंस क्या है,
इवेंट वी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी इवेंट दे रखे उसको जैसे कि आपको बोला गया ना, ये बेसिक रूल एंड प्रोबेबिलिटी दैट डिस्क्राइब्स हाउ टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस इवेंट ए। इवेंट ए को ही हमें व्हेन गिवन न्यू एविडेंस, मतलब इवेंट ए का ही हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमें एविडेंस एज अ प्रूफ दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम बोलेंगे कि जो इवेंट ए है, देखो प्रोबेबिलिटी of event A given event V equals to में probability of event A into में probability of event V given A और upon total probability। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो A है यही हमें स्टार्टिंग में दे रखा होगा। A क्या दे रखा होगा, ये प्रेयर इवेंट है। क्या है, प्रेयर इवेंट। सबसे पहले इनिशियल में जो भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सी इवेंट स्टार्टिंग में हुई जिसके बाद हमें ये रिजल्ट मिला, तो उसको प्रेयर इवेंट बोल देंगे। लेकिन अगर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, जो ये है हमारे पास, इसको बोलेंगे प्रेयर प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर है हमारे पास ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी। ये क्या है, ये बी क्या है हमारे पास, यही तो इवेंट बी है। इवेंट बी क्या मतलब है, ये एविडेंस है हमारे पास। क्या है, ये हमारे पास एविडेंस है, रिजल्ट है ये इवेंट बी जो रिजल्ट मिला। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वी की बात करें तो हम इसको बोल देंगे एविडेंस प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस प्रोबेबिलिटी। ओके, समझ गए आप। अब हमारे पास ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन वी। तो हमें ये जो ए दे रखा है, ये कारण दे रखा है, यही कॉज है जिसके कारण हमें ये रिजल्ट मिला। क्या हो जाएगा, एविडेंस। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज गिवन एविडेंस। ठीक है, और एविडेंस को हम इवेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इवेंट बोल देंगे। लिख देते हैं इवेंट बोल देंगे, जो इवेंट बी हमें मिली है। ठीक है, इवेंट बी बोल देंगे। अब देखो आपने ये फॉर्मूला देखा, क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रीजन की, लेकिन हमारे पास जब हमें एविडेंस मिल गया। ठीक है, तो पहले तो हम जो हमारे पास फेवरेबल है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। हमें इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, और फिर इनटू में क्या कर देंगे, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं हम, और इसको जो ये ए अपॉन बी था यहाँ पे बी अपॉन ए आ गया, इसका रिवर्स कर दिया हमने, ए अपॉन बी को बी अपॉन ए कर दिया मल्टीप्लाई में, और ओ बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एविडेंस प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी अब इससे पहले हमने देखा था कंसेप्ट, उसके अंदर हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी, तो सेम इसमें भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होनी ही है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इसी को बोलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ये है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जब हमारे पास दो एक है हमारे पास इवेंट बी की है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और केस कितने हैं हमारे पास, दो। ठीक है, तो हमारे पास जो दो इवेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो पहले इस इवेंट बी के होने के चांस फाइंड करेंगे इस इवेंट ए में। ठीक है, प्लस अब हमारे पास एक इससे अलग जो इस दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, तो एक को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो एक ऐसी इवेंट जहाँ पे ए ना हो, ठीक है, जिसमें ए नहीं हो। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। अब इस कंडीशन में हम इस बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन दिस केस, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। ओके, और समझ गए आप। और इसी को हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज अपॉन ये जो गिवन एविडेंस, इसको बोल देंगे पोस्टीरियर। क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। हमें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने बस ऐसे ही बताया है। हमें केवल इतना देखना है कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले उसमें इवेंट हो रही है, एक इवेंट हुई, उसने हमें रिजल्ट दे दिया। हमें जो रिजल्ट मिला उसका कारण क्या था, क्योंकि इवेंट ए हुई, तो हमें बस इवेंट ए की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है,
गिवन एविडेंस, एविडेंस के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी हमें इवेंट दे रखी है उसी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है विद एविडेंस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे स्टार्टिंग में ही इवेंट दे रखी है विद रिजल्ट, बस यही फाइंड करना। और कितना सिंपल है कि बस इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देंगे कि जो इवेंट हो रही है यानी रीजन, ठीक है, रीजन की प्रोबेबिलिटी, फिर हम इसका रिवर्स कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ओवर ए गिवन ए, ठीक है, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस यानी वी। और वो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी का रूल होता है कि जो भी इवेंट होगी उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगी और हम बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस इवेंट बी की सभी पॉसिबिलिटी जो भी हमारे पास पॉसिबल है आउटकम, उन सभी में से इसकी चांसेस फाइंड कर लेंगे, बस निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेज थ्योरम, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, सो हमारे पास एग्जांपल है ऑन द बेसिस ऑफ वेज थ्योरम। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मेडिकल टेस्ट फॉर अ रेयर डिसीज, एक मेडिकल टेस्ट हुआ है, ओके, फॉर अ रेयर डिसीज फॉर लेस पीपल, ठीक है। तो क्या बताया गया है, ए रियर डिसीज अफेक्ट्स 1 in 1000 पीपल, यानी जो रियरली ही कुछ लोगों को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, टू लेस पीपल, बहुत ही कम लोगों को है। ए रियर डिसीज अफेक्ट्स 1 in 1000, यानी कि क्या है, अगर 1000 पीपल है तो उसमें से एक लोग को क्या है, डिसीज है, ठीक है। परसेंटेज दे रखी है 0.1% हमें, जो पीपल है डिसीज है उन्हें, ठीक है। A test is 99% accurate through positive rate। अब क्या हुआ, जब जो लोग जिनको डिसीज थी उनका टेस्ट हुआ, ठीक है। अब टेस्ट जब हुआ तो उसमें से 99% एक्यूरेट थी, ठीक है, 99% एक्यूरेट जो ट्रू पॉजिटिव रेट आई, यानी वो सच में बीमार थे, कितने लोग, 99%, बट हैज अ 5% फॉल्स पॉजिटिव रेट, लेकिन 5% ऐसे लोग थे जो जिनका जो टेस्ट हुआ तो उनका रिजल्ट क्या आया, 5% फॉल्स आया, ठीक है, हैज अ फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट कब आएगी, जब वो बीमारी नहीं थी, ठीक है, जब वो उनकी डिसीज ही नहीं थी तभी तो उनका रिजल्ट फॉल्स आया, ठीक है। व्हाट्स द चांस यू हैव द डिसीज इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, चांस फाइंड करना है, यू हैव द डिसीज की तुम्हें बीमारी थी है, इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है। देखो हमने बताया था कि वेज थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले इवेंट हुई, ठीक है, इवेंट क्या दे रखी है, स्टार्टिंग में हमें दे रखा है कि इतने परसेंटेज लोग को डिसीज थी, ठीक है। अब जब डिसीज थी तो उसका रिजल्ट क्या आया, जब डिसीज होगी तो रिजल्ट मिला कि जो लोग थे वो पॉजिटिव रिजल्ट दिया, ठीक है। उनका जब टेस्ट हुआ तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो जो ये हमारे पास एक रीजन है, बीमार थे इसलिए उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया, ओके। अब ये तो हमारे पास दे रखा है हैज अ फॉल्स पॉजिटिव रेट, यानी फॉल्स पॉजिटिव रेट दे रखा है, बीमार ही नहीं है लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है, वो दे आर नॉट हैविंग डिसीज। तो हमें क्या बताना था, हमने आपको बताया था ना, इसके अंदर हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना वो इवेंट एक ही फाइंड करते हैं, यानी इनिशियल इवेंट की जो हमें पहले ही दे रखी होती है। पहले हमें क्या दे रखा था कि पीपल जो थे उनको डिसीज थी, ठीक है, और विद एविडेंस, एविडेंस क्या है, उनका पॉजिटिव आना, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आना, ये हमारे पास उनका एविडेंस है। तो हमें बहुत ही सिंपल इनिशियल इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। देखो व्हाट्स दिस चांस यू हैव द डिसीज, देखो यहीं पे रीजन, तो रीजन की ही प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है इफ यू टेस्ट पॉजिटिव, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या हो गया, रीजन हो गया कि हमें डिसीज है, और ये हमारा एविडेंस हो गया कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देखो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज पीपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल who have
जो बीमार है जिनको डिसीज है, हमें दे रखा है ए रियल डिसीज अफेक्ट इन 1 in 1000, यानी 1000 में 1 पीपल को, 1 पर्सन को है, ठीक है। परसेंटेज दे रखी है 0.1%, क्या दे रखी है 0.1%। हम इसको परसेंटेज रिमूव करेंगे, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 0.1/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.0001, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख देना, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु हैव डिसीज, इतने लोग हैं जो बीमार हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डे, देखो बताया था ना इसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी यूज होगी, तो इसके अंदर 2 एक्सक्लूसिव इवेंट तो देने ही है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या हो गई, इतने लोग हैं बीमार हैं और ये लोग बीमार नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि इस इवेंट में ये वाली इवेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गई, ठीक है, सेपरेट, इनका एक दूसरे से लिंक नहीं है, ये पीपल बीमार है, ये पीपल बीमार नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु हैव नॉट डिसीज, प्रोबेबिलिटी of the people who have not disease, कितने लोगों के पास डिसीज नहीं, आपको एक बताया था प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी ना होने की कंडीशन, जो उसको क्या होता है, उसका सम 1 होता है, ठीक है। अब इतने पीपल क्या है, डिसीज है, और इतने पीपल डिसीज नहीं है, तो हमारे पास कितने पीपल है जो डिसीज है, तो ये हो जाएगा 0.001 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग डिसीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु हैव नॉट डिसीज। तो हम क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको 0.001 को, ओके, यही तो करेंगे। तो बस 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 क्या आ जाएगा, 0.0999, ठीक है। इतने परसेंटेज, इतने लोग हैं जिन्हें डिसीज नहीं है। अब क्या बताया है, फिर हमें दे रखा है कि A टेस्ट इज 99 एक्यूरेट, ठीक है। एक जो टेस्ट आया उनका, जब डिसीज पीपल का टेस्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें से 99% क्या आया, एक्यूरेट आया, कि उनको ट्रू पॉजिटिव आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल whose रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। क्या दे रखा है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव दे रखा है, एंड हैविंग डिसीज, और उनको डिसीज भी है, ठीक है। जब ट्रू पॉजिटिव आएगा, ट्रू पॉजिटिव का मतलब उनको डिसीज है ना, ये हमें दे रखा है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल whose result is positive and having disease, यही इसमें दे रखा है कि A test is 99 एक्यूरेट है, ट्रू पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें बीमारी, उनको डिसीज थी। तो बस ये इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल whose test is positive and having, तो इसको लिख देंगे having probability of the people having positive result, having positive result और उनको डिसीज भी है, एंड हैविंग डिसीज, ठीक है, डिसीज लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट एंड हैविंग डिसीज। तो ये कितनी परसेंटेज दे रखा है, इसको ठीक से लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल whose रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड हैविंग डिसीज। तो ये कितनी परसेंटेज हमें दे रखा है, ये कितनी परसेंटेज दे रखी है, हाँ ये दे रखी 99%। 99% को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.99, ठीक है। तो ये अब आगे हमारे पास 0.99 ये है, इतने नंबर हैं, ठीक है, ये हमारे पास दे रखे हैं कि इतने हमारे पास ये ट्रू पॉजिटिव है एंड हैविंग डिसीज। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल whose result is positive but not having disease, अब उनके पास डिसीज नहीं है, तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ठीक है। तो बस यही तो दे रखा है। देखो अब देखो नेक्स्ट रीड करते हैं, व्हाट हैज अ 5% फॉल्स पॉजिटिव रेट, 5% पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव रेट है, लेकिन
बस यही बताना है कि फॉल्स क्यों है, क्योंकि इतने लोग बीमार ही नहीं है, तभी तो पॉजिटिव उनकी रेट एक्यूरेट नहीं आई। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट हैविंग डिसीज, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल whose result is positive but not having disease, not having disease, बीमार नहीं है वो, ठीक है, not having disease। तो ऐसे कितने परसेंटेज हमें दे रखा है, 5%। क्या दे रखा है, 5%। इसको परसेंटेज को रिमूव करके 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.05, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेस थ्योरम का, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज, ठीक है, कॉज अपॉन एविडेंस। तो कॉज क्या है, कॉज है हमारे पास कि पीपल डिसीज, पीपल हैविंग डिसीज, ठीक है। रीजन क्या है कि जो लोग हैं वो बीमार हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन और क्या होगा विद एविडेंस, एविडेंस क्या है कि ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। इसका हमें फॉर्मूला ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये रीजन है कि पीपल हैविंग डिसीज और रिजल्ट क्या मिला कि उनका जो टेस्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास, रीजन क्या है डी इनटू में, और ये जो दे रखा है ना डी अपॉन पॉजिटिव, इसका रिवर्स कर दो, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव बीइंग पॉजिटिव हैविंग डिसीज, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसका रिवर्स कर देना है, और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवेंट बी की, और इवेंट बी क्या है, रिजल्ट एविडेंस, ठीक है। तो इसको इवेंट बी क्या है हमारे पास कि जो उनका देखो, एक तो इनिशियल रिजल्ट, इनिशियल हमारे पास जो दे रखा था, रीजन दे रखा था, ठीक है, पीपल के जो पीपल डिसीज थे, पीपल हैविंग डिसीज, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, फिर हमारे पास दूसरी इवेंट दे रखी थी कि उनका पॉजिटिव रेट आई, ठीक है, उनका जब टेस्ट हुआ तो क्या मिला हमें, पॉजिटिव रेट। तो ये पॉजिटिव रेट आना ही इवेंट बी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो हमारे पास ये हमें पता है ना, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमने दे रखा, हमने फाइंड कर लिया। ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये भी हमने फाइंड कर लिया। बट अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास दो एक्सक्लूसिव इवेंट होनी चाहिए। तो दो एक्सक्लूसिव इवेंट है हमारे पास, एक है कि पीपल, दो है हमारे पास, एक है कि पीपल हैविंग डिसीज, ठीक है, पीपल के पास इतने लोग हैं बीमार हैं, लेकिन दूसरी क्या है, पीपल नॉट हैविंग डिसीज। तो दो कंडीशन हो गई। तो देखो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिसीज 0.001, और दूसरी इवेंट क्या है, पीपल नॉट हैविंग डिसीज, तो वो हमने फाइंड किया है 0.999। अब बताया था ना दो एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई, लेकिन दोनों में एक कॉमन इवेंट होगी, वो क्या है, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव रेट मिल रहा है, लेकिन एक में हमें मिल रहा है कि वो सच में लोग बीमार थे, लेकिन दूसरी कंडीशन में बीमार नहीं थे, फिर भी हमें पॉजिटिव रेट मिल रहा है, यानी फॉल्स पॉजिटिव रेट मिला, ठीक है। तो एक जो है दोनों में सेम है, वो क्या है, पॉजिटिव आना दोनों कंडीशन में। तो बस हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पॉजिटिव आने की ही चांस निकालेंगे दोनों कंडीशन में, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे हम निकाल लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दिस हैविंग दिस ऑफ द पीपल हैविंग डिसीज इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास, बीइंग पॉजिटिव, ठीक है, और हैविंग डिसीज। अब ये कितनी परसेंटेज है कि वो पॉजिटिव है और हैविंग डिसीज, ठीक है, तो ये हो गया प्लस। अब हम इसमें से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल नॉट हैविंग डिसीज, ठीक है, और इस पॉजिटिव होने के चांस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पॉजिटिव बट नॉट हैविंग डिसीज, ठीक है, यानी इस पॉजिटिव का हमने पहले इस
कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, फिर इस कंडीशन में दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, इवेंट बीइंग पॉजिटिव इक्वल्स टू में, ये हमने फाइंड किया है ना, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस 0.001 इनटू में ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग having positive result and having disease, तो ये हमारे पास है 0.99 प्लस, फिर हमारे पास कितने लोग हैं कि उनको वो बीमार नहीं है, तो ये दे रखा है 0.999 इनटू में क्या दे रखा है, पीपल हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट बट नॉट हैविंग डिसीज, तो ऐसे कितने लोग हैं, ये हमने कंडीशन की जो फाइंड किया है 0.05। अब बस कुछ नहीं करना, हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज पीपल 0.001 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट एंड हैविंग डिसीज विच इज 0.99 और अपॉन में ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है ना, इसको पुट कर दो 0.001 इनटू में 0.99 प्लस 0.999 और फिर है इनटू में 0.05, बस इसको सॉल्व कर लेना और आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, की डिफरेंस है दोनों में, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड वेव्स थ्योरम। कहाँ पे हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे एंड कहाँ पे हम वेव्स थ्योरम का यूज करेंगे, ओके। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम, एग्जांपल रेड बॉल। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसमें हम जो भी ये इसमें हम आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो भी हमें इवेंट में हुई उसका जो आउटकम हुआ हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेकिन अगर बात करें बेस थ्योरम की, तो बेस थ्योरम में फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज। ये क्या बेस थ्योरम में क्या होता है, ये जो जैसे कि हमारे पास एक इवेंट हुई, उसका हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो हम रिजल्ट की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। लेकिन हमें बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिल गया ना, ये रिजल्ट क्यों मिला, इसका जो कारण था ना, जो रीजन था, उसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है बेस थ्योरम में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यू पिक अ बैग, तुमने एक बैग को पिक किया, ड्रॉ ए बॉल, बॉल को ड्रॉ किया, ठीक है, एंड इट इज राइट, और बॉल कैसी आई, रेड आई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमने एक बैग को पिक किया, तो ये हमारे पास एक इवेंट है, ठीक है, और ये हमारा एक रीजन है, ठीक है, और हमने उसमें से बॉल को ड्रॉ किया, लेकिन जो रेड बॉल आई, जब हमने बॉल को ड्रॉ किया और वहां से क्या आई, रेड बॉल, तो रेड बॉल का आना हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है, रिजल्ट मिल गया। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम किसकी फाइंड करेंगे, रिजल्ट की, रिजल्ट क्या है, रेड बॉल, तो बस यहाँ पे रेड बॉल की हम क्या, आपको दे रखा है ना एग्जांपल रेड बॉल, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, कि जो हमारा आउटकम है वो रेड बॉल है, तो ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है, रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बेस थ्योरम में क्या फाइंड करेंगे कि ये जो है हमें रेड बॉल तो मिल गई, ठीक है, आउटकम तो मिल गया रेड बॉल, लेकिन ये क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमने बैग सी को पिक किया था, ठीक है, हमने बैग सी को पिक किया था। तो अब बताना है कि व्हाट्स द चांस इट केम फ्रॉम बैग सी, आपको पता चल गया ना आउटकम क्या है, रेड बॉल, लेकिन अभी कहां से आई, बैग सी से आई, तो बैग सी से जो आई है ये इसका रीजन है, ठीक है, तो हम इसमें रीजन की ही कॉज क्या है, क्या कारण है, ये बैग सी से आई और हमारे पास विद एविडेंस, ठीक है, ये हमारे पास रीजन हो गया, एविडेंस क्या है कि रेड बॉल आई, तो ये हम फाइंड करेंगे वेस थ्योरम में, समझ गए ना। वेस थ्योरम क्या होती है, जब हम किसी रीजन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, विद एविडेंस, एविडेंस के साथ, तो एविडेंस रेड बॉल था और रेड बॉल थी और रीजन था हमारे पास ये बैग सी से आई, हमने जब बैग को पिक किया, बैग कौन सा पिक किया, बैग सी, ठीक है, तो बैग सी को पिक करने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद एविडेंस दैट वी गॉट रेड बॉल, ओके।
लेकिन अगर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की बात की जाए तो इसके अंदर हम जो हमें आउटकम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो रेड बॉल आई हमारे पास, ये हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके